20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी है, अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। एक तो परिवार में मौत का गम और ऊपर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए दफ्तरों के चक्कर। सरकारी नौकरी के दौरान सेवा काल में मौत के बाद हर परिवार की करीब करीब यही कहानी है, लेकिन अब गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने नए नियमों के तहत कर 45 दिनों में अनुकंपा नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है। अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी और विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी और केस अधिकारी नियुक्त कर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, एसीएस और सचिवों को परिपत्र भी जारी किया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि नियुक्ति नहीं मिलने की जिम्मेदारी नोडल अफसर और केस प्रभारी की होगी। साथ ही विभाग से आवेदन लेने पर उसकी सारी जाँच करने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अलावा आवेदन में कमी को 30 दिन में पूर्ण करवाने की भी जिम्मेदारी नोडल अफसर की ही होगी। सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि अपने विभाग के कर्मचारियों को समय पर नियुक्ति नहीं देकर सरकारी विभाग सबसे बड़ा पाप करते हैं। सीएम अशोक गहलोत की इस सराहनीय पहल से अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभागों के चक्कर काट रहे आश्रित के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना से विकास में आई रुकावट को दूर करते हुए सीएम गहलोत ने मरुधरा के विकास का ताना बाना जनता के सामने पेश किया। जोधपुर में विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम गहलोत बोले कि जोधपुर के साथ ही पूरे प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है। जोधपुर का भी हो, राजस्थान के हर जिले का हो, और जो जो योजनाएं सरकार बनाती है उनको आप पब्लिक के सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरी हो। सीएम गहलोत ने कहा कि जहां सड़क अच्छी होती है वहीं आता है निवेश और वहीं विकास को मिलती है रफ्तार। इसलिए कांग्रेस सरकार गांव-गांव, ठाणी-ठाणी में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। राजस्थान में अगर सड़कें अच्छी होगी तो चौमुखी विकास करने में आसानी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तभी आता है कई राज्यों में जहाँ रोड्स और कम्युनिकेशन शानदार हो। वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है सड़कों के अंदर भी, जिससे कि सड़कें बनने के बाद में जल्दी टूट फूट नहीं हो। कई बार शिकायत आती रहती है। डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है उसको हमने 3 साल 5 साल कर दिया ठेकेदार की, जिससे कि वो 5 साल तक ठेकेदार मेंटेन करे। भारत के पड़ोसी के नापाक इरादों को अब जालौर की धरती से ही नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। जी हां, वो दिन दूर नहीं जब जालौर के अगड़ावा की सड़कों पर फाइटर प्लेन दौड़ते नजर आएंगे। इसके लिए बकायदा टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसी ही टेस्टिंग के दौरान जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आकाश में मंडराने लगे तो जालौर के लोगों के दिल भी बल्लियों उछलने लगे। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अगड़ावा में 5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी तैयार की गई है, जिस पर जल्दी ही एयरफोर्स के फाइटर प्लेन दौड़ते नजर आएंगे। इसे लेकर सेना के 2 हेलीकॉप्टर लैंड हुए और रनवे का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। साथ ही इस हाईवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस हवाई पट्टी के शुरू होते ही भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी और इस हवाई पट्टी से फाइटर प्लेन जरूरत पड़ने पर आसानी से पाक की सीमा में घुसकर दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर सकेंगे। परियोजना के तहत जालौर जिले के चितलवाना के पास में 5 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है और इस रनवे पर कुछ ही दिनों में भारतीय सेना के फाइटर प्लेन उतरेंगे। इसको लेकर भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इस हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट कई राज्यों के साथ साथ मरुधरा के लिए भी विकास की नई उड़ान लेकर आया है। प्रदेश के जिन जिलों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां न सिर्फ विकास को गति मिलेगी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और टूरिज्म के भी नए रास्ते खुलेंगे।
दिल्ली से मुंबई तक बन रहा ये एक्सप्रेसवे कोटा बूंदी के विकास को भी नए आयाम देगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पूरा होने के बाद से कोटा से दिल्ली सिर्फ 4 घंटे में और मुंबई सिर्फ 8 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने NHAI और कोटा बूंदी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोटा से दिल्ली तक 8 लेन सड़क निर्माण का काम जनवरी 2023 तक, जबकि मुंबई तक सड़क का निर्माण 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी तो घटेगी ही, बड़ौदा, सूरत, वलसाड जैसे नगरों से भी कोटा की दूरी कम हो जाएगी। जाहिर है कनेक्टिविटी में सुधार से पूरे हाड़ौती इलाकों में कारोबारी गतिविधियां भी बढ़ेंगी और नए उद्योगों के आने की संभावना भी बढ़ेगी। इसके अलावा सर्विस सेक्टर का विकास भी तेज गति के साथ होगा। इससे हमारा कोटा के अंदर जितना भी व्यापार और इंडस्ट्रीज का सेक्टर है वो हमारा इंदौर से भी बेटर कनेक्टिव होने के कारण और बम्बई से भी बेटर कनेक्टिव होने के कारण, सूरत और बड़ौदा से बेटर कनेक्टिव होने के कारण हम हमारे व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्रीज के सेक्टर को भी बढ़ाने में कामयाब होंगे। झुंझुनू में बीजेपी नेता और चिड़ावा पार्षद को धमकी देने वाले मामले में एक आरोपी मोहित उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। पार्षद से धमकी देकर 50 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में बैठकर धमकी दी जा रही थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हार्डकोर अपराधी संपत नेहरा से भी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करवाकर धमकी दिलवाई गई थी। आरोपियों ने बीजेपी नेता अनूप बघेरिया के घर पर फायरिंग करने का भी प्लान बनाया था। पुलिस की छानबीन में ये बात भी सामने आई कि इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका कैथल हरियाणा निवासी लखविंदर सिंह उर्फ लखा उर्फ लक्की की भूमिका सामने आई है। लखा पिछले 2 सालों से पुर्तगाल में रह रहा है। उसने ही बीजेपी नेता अनूप बघेरिया को विदेशी नंबरों से फोन किया था। लखा लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग का सदस्य रह चुका है। संपत नेहरा चंडीगढ़ के रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा है। संपत को गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड बताया जाता है और संपत पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में कुल 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 12 मर्डर के मामलों में संपत का नाम सामने आया है और उस पर FIR भी दर्ज है। कि एक व्यक्ति जो ये मोहित उर्फ सोनू है, ये नीरज काकरोली के संपर्क में है और ये दोनों जो है इस बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी तक पैसे प्राप्त नहीं हुए तो इनके पार्षद महोदय के घर पे जो है फायरिंग की जाए। तो उस बात का खुलासा होने पे इसको मोहित उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। जो दुर्ग मरुद्रा की आन बान शान की गौरव गाथाओं का गवाह है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, चित्तौड़गढ़ के उस दुर्ग के संरक्षण को लेकर पुरातत्व विभाग बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रहा है। इसकी पोल 13 जुलाई को कीर्ति स्तंभ पर बिजली गिरने के बाद खुल गई। इसके बाद जो सच सामने आया वह साफ तौर पर लापरवाही को इंगित करता है। दुर्ग पर 40 स्मारक ऐसे हैं जो विभाग के रिकॉर्ड में हैं, लेकिन इन स्मारकों के प्रति विभाग लापरवाह बना हुआ है। हाल ये है कि ऐतिहासिक इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए सिर्फ 3 इमारतों पर त्वरित चालक लगाए हुए हैं, जिनमें एक की चोरी हो चुकी है और 2 इमारतों पर लंबे समय से रख रखाव तक नहीं हुआ है। अब लापरवाही सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और दुर्ग के विकास से जुड़ी संस्थाओं में रोष है। 70 सालों से इस दुर्ग पर विकास के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन अब लापरवाही सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि पुरातत्व विभाग के स्थानीय अधिकारी प्रोटोकॉल का हवाला देकर इस पर बातचीत तक करना गवारा नहीं समझते। मरुधरा के पर्यटन स्थलों में अब जल्द झुंझुनू भी शुमार होने वाला है। रणथंभौर और सरिस्का की तर्ज पर जिले के खेतरी इलाके के बांसियाल जंगल को विकसित किया जा रहा है। इस इलाके में फिलहाल 15 लेपर्ड हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 सालों से इस इलाके को लेकर वन विभाग ने जिस तरह से दिलचस्पी दिखाई है, उससे अब इस इलाके की तस्वीर बदल रही है। इस पूरे क्षेत्र में 3 स्थानों पर व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जबकि करीब 20 किलोमीटर का रास्ता तैयार किया गया है ताकि विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और पर्यटक आसानी से यहाँ घूम सकें। इसके अलावा बारिश का पानी रोकने के लिए एनिकेट्स और नालियों के साथ ट्रैक डेवलप किए गए हैं। खास बात यह है कि इस जंगल के बीच में अजीत सागर भी है, जहाँ तलैया, टांके आदि विकसित कर दिए गए हैं। जंगल में करीब 100 मीटर ऊंचाई पर एक शानदार पॉइंट विकसित किया गया है,
जिससे सैलानी 100 मीटर की ऊंचाई से पूरे जंगल की मनोहर छटा निहार सकते हैं। जल थल नभ नहीं अछूते, बुलंद हमारे अरमान हैं। हम बेटियां कम नहीं किसी से, हम तो समाज और देश की शान हैं। परिवार में खुशियां समा नहीं रही हैं, पिता की छाती चौड़ी हुई जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी बेटियों ने सिर्फ उन्हें सिर उठाकर जीने का गौरव प्रदान नहीं किया, बल्कि समाज और देश के लोगों को संदेश भी दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें वही प्यार, दुलार और आगे बढ़ने का अवसर तो दीजिए। हनुमानगढ़ जिले के छोटे से गांव बहरूसरी में किसान परिवार में पैदा हुई 5 बेटियों ने RAS ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। इनमें 2 बेटियों ने पहले और 3 बेटियों ने RAS 2018 के नतीजों में बाजी मारी है। इन 5 बेटियों ने 5वीं तक की शिक्षा गांव में ही हासिल की है, लेकिन आगे पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और घर में रहकर पत्राचार से पढ़ाई की और पिता सहदेव सहारण का सपना साकार किया। 2010 में पहले रोमा सहारण RAS बनी तो 2012 में मंजू ने भी RAS की परीक्षा पास की और अब दोनों बहनों के पद चिन्हों पर चलती हुई रितु, अंशु और सुमन ने RAS की परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया। 5 बेटियों की सफलता पर परिवार के साथ साथ गांव वाले बेहद खुश हैं और बेटियों की कामयाबी पर जमकर जश्न मना रहे हैं। देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। अपने अनमोल जीवन को देश की सरहदों पर न्यौछावर करने वाले BSF के जवानों अधिकारियों ने बहादुरी का एक मानक स्थापित किया है। देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के अंदर भी आतंकियों, नक्सलियों के खिलाफ अभियान में BSF ने सराहनीय भूमिका निभाई है। अदम्य साहस और शौर्य से दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले BSF का 18वां अलंकरण समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 27 BSF जवानों को उनकी वीरता और साहस के लिए सम्मानित किया। इस समारोह में गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्री ने देश की सरहदों की रक्षा में BSF की भूमिका की तारीफ की। बता दें कि BSF के अलंकरण समारोह का आयोजन पहली बार वर्ष 2003 में किया गया था और तब से हर साल BSF के प्रथम महानिदेशक और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित KF रुस्तम की जयंती के अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई बड़ी सौगात दी हैं। योजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। गुजरात के गांधीनगर स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का काम भी पूरा हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जन्म स्थान वडनगर और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी गांधीनगर से ट्रेन के जरिए जोड़ दिया गया। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने दोनों ट्रेनों को गांधीनगर स्टेशन से रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़े रहे, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद गांधीनगर स्टेशन पर मौजूद रहे। इससे पहले दोनों ट्रेनों को करीने से सजाकर तैयार किया गया। ट्रेनों पर फूल मालाएं और गुब्बारे भी लगाए गए। दोनों ट्रेनें बेहद आधुनिक हैं, जिनमें यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने वाली सभी सुविधाएं मौजूद हैं। ये 2 ट्रेन है वो PM मोदी के 2 घरों को जोड़ती है। एक वडनगर जहाँ पर PM मोदी का बचपन गुजरा, जहाँ पर उन्होंने चाय बेची, और ये दूसरी ट्रेन है जो वाराणसी जाएगी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है। ये 2 ट्रेनें हैं जो PM मोदी के 2 घरों को जोड़ती हैं। एक वडनगर जहां पर PM मोदी का बचपन गुजरा, जहां पर उन्होंने चाय बेची, और ये दूसरी ट्रेन है जो वाराणसी जाएगी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है। उद्घाटन के बाद दिए गए भाषण में PM मोदी ने वडनगर से अपने रिश्ते को भी याद किया। वडनगर भी इस एक्सपांशन का हिस्सा बन चुका है और मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। वडनगर को जोड़ने वाली एक मेमू ट्रेन है जो रोज चलेगी, जबकि वाराणसी और गांधीनगर के बीच सुपरफास्ट ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यटन और उद्योगों को बड़ा फायदा देने के लिए कई बड़े तोहफे दिए हैं, जिनमें साइंस सिटी अहम है। गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में बनकर तैयार है, जिसमें नेचर पार्क, रोबोटिक गैलरी और एक्वेटिक गैलरी बनाई गई है। एक्वेटिक गैलरी में 188 प्रजातियों के 11,000 से ज्यादा जलीय जीव हैं, जिनके बीच पहुंचने का अनुभव अब लोगों को मिल पाएगा। इसके अलावा रोबोटिक गैलरी है, जिसमें छोटे बड़े हर तरह के रोबोट मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस गैलरी में एक ऐसा कैफे भी है, जहां खाना बनाने से लेकर परोसने तक का काम भी रोबोट ही करते हैं। और साइंस सिटी का तीसरा हिस्सा है नेचर पार्क, जो 20 एकड़ में फैला है। शुक्रवार को रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री ने साइंस सिटी के तीनों हिस्सों का भी उद्घाटन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को जो सौगात दी है, उनमें सबसे बड़ा आकर्षक रहा गांधीनगर का रेलवे स्टेशन, जो देश का सबसे आधुनिक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन बन गया है। इस स्टेशन के ठीक ऊपर ही एक होटल बनाया गया है। 318 कमरों वाले इस होटल में हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये होटल और स्टेशन जितने खूबसूरत दिखते हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। जमीन उतनी ही है, लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है। दावा किया जा रहा है कि स्टेशन के ठीक ऊपर बने होटल के कमरों में ट्रेन के चलने की ना तो धमक महसूस होगी और ना ही आवाज सुनाई देगी। स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए ओवरब्रिज नहीं है, बल्कि अंडरपास बनाए गए हैं। खूबसूरत लाइटें और गार्डन गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को और भी शानदार बनाने वाले हैं। ये स्टेशन पर्यटन को इसलिए बढ़ावा देगा क्योंकि महात्मा म्यूजियम और डांडी कुटीर स्टेशन के बेहद करीब हैं। सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है, उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। इसके अलावा 55 किलोमीटर लंबे एक रेल रूट को पूरी तरह बिजली से जोड़ने और पटरी को चौड़ा करने का काम भी पूरा हो गया। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री ने न सिर्फ गुजरात को 5 स्टार होटल वाली सौगात दी है, बल्कि पूरे देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की दिशा भी दिखा दी है। क्योंकि गांधीनगर देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे राज्य सरकार की हिस्सेदारी में बनाया गया है। पुल की संकरी रेलिंग पर खड़े हुए और लगा दी बागमती नदी में छलांग। एक ने गोता लगाया तो देखा देखी कुछ और युवक भी पानी में कूदने लगे। ये नजारा है दरभंगा से समस्तीपुर जाने वाली सड़क का, जहां एकमी घाट के पुल पर हर दिन खतरों से खेलने का ये तमाशा होता रहता है। आसपास के गांवों के युवक आते हैं और एक एक कर बागमती नदी की उफनती धारा में गोते लगाते जाते हैं। छलांग लगा रहे हैं, डर नहीं लगता है? नहीं। अगर मान लीजिए जाए डूब जाइएगा तो क्या कीजिएगा? उतना रेती पर नहीं ना कूद रहे हैं, तो ज्यादा रेती नहीं है। तो बाढ़ का पानी में जो आप कूद रहे हैं, पुल है उस पर कूद रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? आम दिनों में शांत रहने वाली बागमती नदी का जलस्तर मॉनसून में पुल को छूने लगा है। यही वजह है कि अभी नदी की गहराई इतनी ज्यादा हो गई है कि थोड़ी सी भी चूक जहन्नुम पहुंचा सकती है। लेकिन ये युवा कहाँ किसी को सुनते हैं। पुल की रेलिंग पर खड़े होते हैं और लगा देते हैं बागमती के अथाह पानी में छलांग। लेकिन ये स्टंटबाजी भारी पड़ सकती है। इस तरह से अपनी जिंदगी से मत खेलिए। पल भर की मौज मस्ती से ज्यादा कीमती है आपकी जान। पूर्णिया की 22 प्रखंड मुख्यालय से सटा ये गांव है हाथीबंधा, जहां के ग्रामीण हर साल परमान नदी की कटाव का दंश झेलते हैं। बाढ़ की वजह से कई घर नदी में समा चुके हैं। गांव में बने कब्रिस्तान की जमीन का बड़ा हिस्सा भी इस बार बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे बचने की कोशिशों में यहाँ के ग्रामीण जुटे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन मांग अनसुनी होने पर लोगों ने चंदे इकट्ठा कर खुद ही नदी के बीच से चैनल बनाने की
ठान ली है। कब्रिस्तान बचाने के लिए वहाँ नाला खोज रहे हैं, उसको बचाने के लिए, ये गाँव वाला को बचाने के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। हाथीबंदा गाँव जो हमारा इधर आगे पीछे जो है उसको बचाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। जो हाथीबंदा का कब्रिस्तान 3% कट गया है और 1% बचा हुआ है, उसके कारण हम लोग नाला टाइप का निकाल रहे हैं गांव को बचाने के लिए, कब्रिस्तान को बचाने के लिए। यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। बांस के बेजान ठूंठ भी कमाल कर सकते हैं। इस कोने में सजे एक गुलदान, लैंप स्टैंड और पेन स्टैंड से लेकर ये तमाम कलात्मक कलाकृतियां उसी बांस के बेजान ठूंठ से बनी है, जिसका कोई मोल नहीं समझा जाता था। लेकिन ओरमांझी के माहिर कारीगरों ने बांस के उन सख्त ठूंठों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा खूबसूरत आकार दे दिया है कि उससे बने इन उत्पादों को आप भी अपने घरों में सजाना चाहेंगे। ओरमांझी की महली परिवार सालों से बांस की टोकरी और मचिया बनाकर जीविका चलाते आए हैं, लेकिन जब से झार क्राफ्ट ने मार्केटिंग में मदद की, तब से इन बदहाल ग्रामीणों की जिंदगी ही बदल गई। बांस का मार्केट जो हम लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी डिमांड लोग कर रहे हैं, और इस वर्ष हम लोग दिसंबर से लेकर के मार्च तक 25,000 का घर से ही। सिंगल यूज प्लास्टिक इंसान की सेहत के साथ साथ पर्यावरण की सेहत पर भी बड़ा खतरा है। इसके उपयोग को कम करने के लिए सरकार लगातार कई अभियान भी चला रही है। इसी अभियान के तहत DRDO ने बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। ये पैकेजिंग बैग प्राकृतिक और पौधों पर आधारित फूड ग्रेड सामग्रियों से बनाए गए हैं, जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हैं। DRDO ने इन बैग को आचार्य नागा अर्जुन यूनिवर्सिटी और इकोलॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी कर विकसित किया है। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में ये प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। DRDO के मुताबिक ये बैग 3 महीनों में प्राकृतिक रूप से गल सकते हैं और इससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। पेट्रोकेमिकल से बने प्लास्टिक बैग के गलने में सालों लगते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी काफी हानिकारक हैं। इसकी तुलना में ये बैग अधिक टिकाऊ और किफायती हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक के बेहतरीन विकल्प हैं। DRDO के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के निदेशक राम मनोहर बाबू ने कहा कि वे इको लास्टिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2022 तक देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है और ये बायोडिग्रेडेबल पैकिंग बैग उसी दिशा में हमारी मदद करेंगे। और 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यूरोप के देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर बीच सड़क पर चलता दिखा, या यूं कहें कि एक छोटी सी गाड़ी को भारी भरकम हेलीकॉप्टर को खींचकर ले जाना पड़ा। असल में इस हेलीकॉप्टर को रोमानिया में होने वाली एक मिलिट्री परेड में हिस्सा लेना है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से सड़क पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और गाड़ी के जरिए उसे सड़क से हटाया गया। लेकिन इससे पहले अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सड़क किनारे खड़ा नजर आया और अमेरिकी फौज के जवान उसमें आई खराबी पर माथापच्ची करते दिखे। हालांकि हेलीकॉप्टर की वजह से ट्रैफिक को रोका नहीं गया, वो भी सड़क पर खड़ा रहा और पास में गाड़ियां भी चलती रहीं। लेकिन जो भी वहां से गुजरा, हेलीकॉप्टर को देखकर एक बार के लिए रुक गया। यहाँ तक कि आसपास के दफ्तरों में मौजूद लोग भी अपना काम छोड़कर हेलीकॉप्टर को देखते रहे। सुबह से शाम हो गई, सैनिकों ने हेलीकॉप्टर को धक्का मारकर भी देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। थक हार कर गाड़ी मंगवाई गई जो हेलीकॉप्टर को खींचते हुए अपने साथ ले गई। लोगों ने जिंदगी में पहली बार आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को बीच सड़क पर चलते देखा तो वो हैरत में पड़ गए और इस घटना का वीडियो बनाने लगे। रोमानिया के 32,000 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे, जिनकी वापसी का अगले हफ्ते जश्न मनाया जाना है। और अफगानिस्तान में उनके काम आए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी उसी जश्न की तैयारी के लिए उड़ाया गया था, जो हवा में बिगड़ गया।